हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स की। यानी कि आज की क्लास में आप सीखेंगे कि जो आपको जो जो एमसीक्यू होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, यानी कि किस लेवल के पूछे जाते हैं, और कौन कौन से जो एमसीक्यू है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आप इस क्लास में जानेंगे, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है वो है कि सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मिट्टी को कठोर बनाना, या पौधों को आवश्यक जल उपलब्ध कराना, खरपतवार बढ़ाना, या मृदा अपरदन बढ़ाना। तो जो सिंचाई होती है इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पौधों को आवश्यक जल उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पौधों की वृद्धि के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता, मिट्टी के रंग बदलने में, पीएच कम करने में, या लवणता बढ़ाने में। तो जो पानी होता है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। पौधों के लिए उपलब्ध जल किसके बीच होता है, तो पौधों के लिए जो उपलब्ध जल होता है वो एक तो फील्ड कैपेसिटी और जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है उन दोनों के बीच का जो जल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, जल बजट का संबंध किससे है। जल की आय और व्यय से, उर्वरक पर मात्रा से, और कीटनाशक उपयोग या बीज दर से। तो जल बजट का नाम सुनते ही आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि जो जल की आय और जो जल का व्यय होता है उसी का संबंध किससे है, जल बजट से उसका संबंध है। वाष्पोत्सर्जन किसका योग होता है, तो ये किसका योग होता है, एक तो आपके इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन जो होता है, यानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसका दोनों का योग क्या कहलाता है, आपके वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और इसको आप शॉर्ट में ईटी भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, प्रभावी वर्षा क्या है, कि कुल वर्षा, फसल द्वारा उपयोग की गई वर्षा, केवल मानसून वर्षा, या पहाड़ी वर्षा। तो प्रभावी वर्षा वह वर्षा होती है जो फसल द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा, यानी कि वह वर्षा जिसका जो पौधे होते हैं या जो फसल होती है वो उपयोग कर लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल किस रूप में दिया जाता है, यानी कि ड्रिप सिंचाई कौन सी विधि होती है, बूंद बूंद विधि होती है, जिसमें जो पानी होता है वो बूंद बूंद करके पौधों में या फसलों में दिया जाता है। जबकि जो फुहारा विधि होती है उसमें कृत्रिम वर्षा की तरह उसमें दिया जाता है। फेरो विधि जो होती है उसमें कूड़ बनाकर दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पे पूछा गया आपके ड्रिप इरिगेशन, तो यहाँ पे सही आंसर आपके होगा बूंद बूंद के रूप में, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसमें। स्प्रिंकलर सिंचाई किस प्रकार की सिंचाई है, तो इसका जो सरफेस इरिगेशन हो गया, या आपके प्रीसर्ज्ड इरिगेशन हो गया, या सब सरफेस इरिगेशन, या फ्लोड इरिगेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके वो होगा आपके बी। फर्टिगेशन क्या होता है, कि जो जब हम उर्वरकों को सिंचाई जल के साथ मिलाकर यदि हम प्रयोग करते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, फर्टिगेशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, सिंचाई दक्षता किससे से संबंधित है, तो सिंचाई दक्षता किससे संबंधित है, उपयोग किए गए जल की दक्षता, उर्वरक उपयोग, बीज अंकुरण, या जुताई। तो इसका क्या सीधा सीधा आपके आंसर यहाँ पे होगा कि उपयोग किए गए जल की दक्षता किससे जो संबंधित है वो सिंचाई दक्षता से संबंधित है। फसल को सर्वाधिक, किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, गेहूं, मक्का, चावल, या चना। तो यहाँ पे जो चार फसलें दी गई है उनमें सबसे ज्यादा जो जल की आवश्यकता होती है वो फसल है आपके चावल। नेक्स्ट आपके, गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई किस अवस्था पर की जाती है, यानी कि जो सभी को पता है कि जो गेहूं होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांतिक अवस्था होती है वो एक ही होती है, वो होती है सियाराई अवस्था। यानी कि उस समय क्या होता है कि जो 20 से 25 दिन बाद आती है, इसमें नई नई जड़ें बनना शुरू होती है। तो इस समय क्या है, आपको सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके ए। गन्ने में सामान्यतः कौन सी विधि पद्धति जो होती है वो सिंचाई के लिए अपनाई जाती है, बेसिन, फेरो, फ्लोड, या रिंग। तो इसके लिए कौन सा आपके सही आंसर होगा, कि जो फेरो विधि होती है वो गन्ने में सर्वाधिक अपनाई जाती है, इस यही सबसे उपयुक्त इसके लिए मानी जाती है। केले में सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है, तो उसके लिए जो होती है वो ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। टमाटर के लिए सबसे अधिक उपयोग या सबसे अधिक जल दक्षता वाली विधि कौन सी है, तो वो भी ड्रिप इरिगेशन ही होती है। यानी कि जितनी भी जो फसलें होती है या सिंचाई की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जल दक्षता वाली जो इरिगेशन मेथड है उसमें ड्रिप इरिगेशन ही आपके सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि संयुक्त उपयोग का अर्थ होता है,
केवल नहर के जल का उपयोग, केवल भूजल का उपयोग या सतही एवं भूजल दोनों का उपयोग या वर्षा जल का उपयोग। तो नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त उपयोग में क्या होता है, जैसे सतही जल जैसे कि नहरें हो गई, नदियां हो गई और जो तालाब वगैरह जो होते हैं उनके जल का भी उपयोग करना और उसी के साथ जो भूजल होता है जैसे नलकूप हो गए, कुएं हो गए, ट्यूबवेल वगैरह जो होती है उनका यदि हम उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त उपयोग कहलाता है। यानी कि सतही और भूजल संयुक्त उपयोग होता है, यानी कि दोनों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई जल की गुणवत्ता मुख्यतः किससे प्रभावित होती है, तो वो किससे, क्षारीयता और लवणीयता से ये सामान्यतः प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? जल की हानि को कम करना, अधिक श्रम, अधिक वाष्पीकरण या अधिक रिसाव। तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो होता है जल की हानि को कम करना, इसका मुख्य लाभ होता है या मुख्य प्रॉफिट एडवांटेज होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिंचाई का उद्देश्य होता है। तो कृत्रिम आधारित सिंचाई का क्या उद्देश्य होता है? एक तो जल को सही मात्रा में सही जगह पे देना और जल की बचत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके वो होगा आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जल उपयोग दक्षता का अर्थ क्या है? तो जल उपयोग दक्षता का क्या आता है, अर्थ होता है कि जब हम जल फसलों को देते हैं तब प्रति इकाई जल से कितना उत्पादन हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल उपयोग दक्षता कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पहला यानी कि ए। कि इस जल उपयोग दक्षता में क्या होता है कि जो फसलें होती है वो कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर चुकी या कर रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल उपयोग दक्षता कहते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है मिट्टी का में जल का नीचे की ओर जाना, यानी कि मिट्टी में क्या होता है कि जल जो होता है वो नीचे के संस्तरों में की ओर जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन या रेन ऑफ, या आपको इसमें एवोपोरेशन हम इसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपके होगा कि कौन सा, परकोलेशन इसका सही आंसर आपके होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जड़ क्षेत्र से जल ग्रहण करने का पैटर्न होता है वाटर बजटिंग, मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न या वाटर बैलेंस या इनफिल्ट्रेशन। ये तो इसका जो सही आंसर होगा आपके मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन पैटर्न होता है। नमी तनाव को सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रॉप ग्रोथ या yield, यानी कि जो उपज होती है उस पर, सोइल स्ट्रक्चर पर या टेक्सचर पर, सोइल कलर पर या डेप्थ पर। तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो आपका पड़ता है क्रॉप की जो ग्रोथ होती है और इसकी जो उपज होती है उस पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो स्प्रिंकलर सिंचाई जो होती है सबसे उपयुक्त होती है, यानी कि जो फुहारा विधि जो होती है इरिगेशन की वो सबसे उपयुक्त कहाँ होती है, रेतीली भूमि या एवं असमतल भूमि में, धान के खेत में, दलदली या भारी चिकनी मिट्टी में। तो ये सबसे जो उपयुक्त होती है वो रेतीली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है ड्रिप सिंचाई में जल उपयोग दक्षता लगभग कितनी होती है, 30%, 50% या 70% या 90 से 95%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आपके डी यानी कि 90 से 95% इसकी जल उपयोग दक्षता या कहें कि जल उपयोग दक्षता इसकी होती है, यानी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिक जल उपयोग करना, जल का कुशल उपयोग करना, लगातार बढ़ाना या मिट्टी को कठोर करना। तो जल प्रबंधन का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है वो जल का कुशल उपयोग करना होता है। सिंचाई शौचालन का मुख्य लाभ क्या है, श्रम बचाना, जल हानि बढ़ाना, लागत बढ़ाना या उत्पादन कम करना। तो इसका जो सबसे मुख्य या लाभ कहें तो इसका मुख्य लाभ होता है श्रम बचाना और सटीक काम करना। फसल जल आवश्यकता में शामिल है केवल सिंचाई, केवल वर्षा या केवल ईटी या अन्य आवश्यकताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है, सबसे शामिल होता है, यानी कि फसल के जल की आवश्यकता के लिए सबसे जो शामिल होता है वो वाष्पोत्सर्जन और जो अन्य क्रियाएं जो होती है, अन्य आवश्यकताएं जो होती है वो सब इसमें शामिल होती है। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, कैनल, वेल्स या ट्यूबवेल्स, यानी कि कुएं और जो ट्यूबवेल वगैरह होती है वो, टैंक्स या रिवर। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो स्रोत होता है वो होता है कुएं और वेल्स, यानी कि ट्यूबवेल वगैरह जो होती है वो इसके लिए सबसे बड़ी स्रोत होती है। मृदा जल पौधा संबंध का अध्ययन किससे संबंधित है, पौधों और जल के पारस्परिक क्रिया से, कीट नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन या बीज उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पौधों और जल की पारस्परिक क्रिया से, यानी कि ए आपके सही आंसर होने वाला है। तो ये हमारा था कौन से एमसीक्यू, जो कि सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछे भी जा सकते हैं या इसके इससे मिलता जुलता थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। और अब हम बात करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स की, यानी कि रिक्त स्थानों की बात करने वाले, जो भी की
काफी इंपॉर्टेंट है और इसी ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। सबसे पहले आपके फिल इन द ब्लैंक्स आया है कि पौधों द्वारा स्थायी मुरझाने की अवस्था को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं पीडब्ल्यूपी, या जिसे हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसमें क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब कोई पौधा होता है उसमें पानी की कमी होती है, तब वो मुरझा जाता है। जब उसमें हम वापस पानी देते हैं तब वो वापस हरा-भरा नहीं हो पाता है, सही नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हम उसको कहते हैं। मिट्टी की अधिकतम जल धारण क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, हम इसको कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है वो कितना जल धारण कर सकती है या कितने जल को अपने अंदर रोक सकती है, तो वही क्या होती है, उसकी फील्ड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि मिट्टी में जल प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि मिट्टी में जो जल होता है वो प्रवेश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है टेंसियोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वो होता है जो मृदा नमी जो होती है, सॉइल मॉइस्चर, उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट जो होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन मॉइस्चर का उपयोग किया जाता है। बल्क घनत्व मापन की फील्ड विधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कोर मेथड, हम इसको कहते हैं। यानी कि ये सभी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। सिंचाई जल मापन हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में शामिल है, तो उसमें क्या शामिल है? वियर जो होता है वो सब इसमें शामिल होता है। सिंचाई में खेत को छोटी-छोटी समतल भागों में बांटा जाता है। इस इरिगेशन को क्या क्या कहते हैं या कौन सी इरिगेशन में ये काम किया जाता है? तो वो होता है चेक बेसिन इरिगेशन, जिसमें क्या होता है कि जो खेत होता है उसको छोटी-छोटी कार्यों में या छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया जाता है। स्प्रिंकल जो प्रणाली में जल को किस रूप में वितरित किया जाता है, तो वो होता है एक कृत्रिम वर्षा की तरह। यानी कि वर्षा नहीं होती है, वर्षा अलग चीज होती है और ये जो कृत्रिम वर्षा जो होती है, स्प्रिंकलर द्वारा जो पानी दिया जाता है, ये अलग चीज होती है। तो उसको जो फुहारा विधि होती है उसमें जो पानी दिया जाता है वो आर्टिफिशियल रेनफॉल की तरह दिया जाता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा की तरह ये दिया जाता है। ड्रिप प्रणाली में जल देने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं, इमीटर हम इसको कहते हैं। यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन जो होती है, बूंद-बूंद जो विधि होती है, उसमें जहाँ से जो जल निकलता है, यानी कि जल देने वाला जो उपकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। और इमीटर द्वारा प्रति घंटे निकलने वाले जल को क्या कहते हैं, इमीडिएट डिस्चार्ज रेट हम इसको कहते हैं। ड्रिप प्रणाली में पाइपलाइन की सफाई के लिए किया जाता है, फ्लशिंग हम इसमें किया जाता है। यानी ड्रिप जो इरिगेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब हम लवण युक्त पानी का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं कभी-कभी क्या होता है कि जो शैवाल वगैरह जो होते हैं, लवण वगैरह होते हैं, उनके कारण जो छोटे-छोटे जो इमिटर होते हैं, यानी कि उस पाइप में जो बूंद-बूंद विधि में जो छोटे-छोटे छेद होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो उनके लिए आप उसमें फ्लशिंग वगैरह जो होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो होते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। फेरो सिंचाई में जल प्रवाहित किया जाता है, यानी कि जल किस दिशा में प्रवाहित किया जाता है, तो वो किया जाता है फेरोज में, यानी कि जो कूड़ बनाई जाती है उसमें वो प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है सिंचाई अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना होता है? तो वो किसका मुख्य उद्देश्य होता है? यानी कि सिंचाई का मुख्य जो अनुसंधान केंद्र होता है उसका उद्देश्य यही होगा कि जो सिंचाई होती है उसको इम्प्रूव करें, सिंचाई में नई-नई टेक्नोलॉजी लाएं और उसको ऑटोमेटिक करने का काम करें। यानी कि इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को विकास करना किसका उद्देश्य होता है? सिंचाई अनुसंधान केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है जलवायु आधारित सिंचाई प्रबंधन में डेटा का उपयोग किया जाता है। किस डेटा का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है वेदर डेटा, यानी कि जलवायु जो होती है, मौसम वगैरह जो होते हैं, वातावरण का डेटा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। पौधों द्वारा जल और पोषक तत्वों को अवशोषण जो होता है मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? कि पत्तियों द्वारा किया जाता है? नहीं, वो जो जल और पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग जो होता है वो रूट या जड़ों द्वारा उपयोग किया जाता है या अवशोषण जो होता है वो किया जाता है। फसल की कुल जल आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए वाष्पोत्सर्जन का उपयोग किया जाता है। सतही सिंचाई विधि का एक उदाहरण होता है, यानी कि जो सतही सिंचाई जो सरफेस इरिगेशन होता है उस मेथड का एक एग्जांपल आपको देना है तो वो होता है बॉर्डर इरिगेशन। उप सतही सिंचाई में जल सतह के नीचे दिया जाता है, यानी कि मिट्टी में जो होता है मिट्टी की सतह से नीचे दिया जाता है। यहाँ पे आपके आंसर होगा सोइल, तो सोइल से नीचे की ओर दिया जाता है। रेतीली मिट्टी में सिंचाई की आवृत्ति होती है कितनी अधिक होती है? चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी होती है? उच्च होती है। और जबकि जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है।
आम के बागों में सामान्यतः सिंचाई विधि अपनाई जाती है, तो वो होती है बेसिन मेथड। मक्का फसल सिंचाई की प्रति सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो वो होती है सिल्किंग स्टेज, यानी कि ये इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। सिल्किंग स्टेज में आपको सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। भूजल और नहर जल का संयुक्त उपयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके कंजेक्टिव यूज कहलाता है, यानी कि संयुक्त उपयोग कहलाता है। और जो कि हमारे एमसीक्यू में भी आया था। सिंचाई जल में सोडियम की अधिकता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, या उससे समस्या क्या उत्पन्न होती है? सोडिसिटी, यानी कि जो जो सोडियम की मात्रा अधिक होने से मृदा जो होती है वो क्षारीय हो जाती है। सिंचाई शौचालय में मिट्टी की नमी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेंसर वगैरह जो होता है उनका उपयोग किया जाता है, जो कि मृदा नमी को मापते हैं। जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सिंचाई सबसे उपयुक्त रहती है, तो जल उपयोग दक्षता किस विधि की सबसे ज्यादा है? तो वह होती है ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ पे भी आपके सही आंसर होगा ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिंचाई में जल का वितरण किसके माध्यम से किया जाता है? बूंद बूंद विधि में हम करे थे इमीटर के माध्यम से, जबकि जो फुहारा विधि जो होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि जो होती है, उसमें जो होता है वो नोजल होता है। नोजल को फुहारा सिंचाई का हृदय भी कहा जाता है। फसल में जल की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मॉइस्चर स्ट्रेस या नमी तनाव हम इसको कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिंचाई प्रबंधन में किसका उपयोग या उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है? यानी कि एल्गोरिथम का उपयोग जो होता है वो निर्णय लेने के लिए किया जाता है, किसमें? एआई में, या एआई बेस्ड जो इरिगेशन होती है उसमें एल्गोरिथम का उपयोग जो होता है वो निर्णय लेने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे थे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 फिल इन द ब्लैंक्स और 30 एमसीक्यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और इनसे मिलते जुलते ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यदि आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है तो आपको बहुत ही अच्छे पेपर होगा। और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।